आज की इस वीडियो में हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में बात करेंगे कि ग्लाइकोलिसिस हमारे साथ क्या है। ओके, इसको हमारे बोलते हैं एमडन मायरहोफ पाथवे। ये सेकंड नेम इसके लिए यूज़ होता है, एमडन मायरहोफ पाथवे। अच्छा, ये क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या है? इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज और ग्लाइकोजन अप टू पायरुवेट और लैक्टेट। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है या ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन हो जाती है। किस चीज़ में? पायरुवेट में या लैक्टेट में। कैसे होता है ये पूरा हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अच्छा, इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये क्या है? कैटाबॉलिक मतलब इसमें ब्रेकडाउन होती है, ठीक है। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस हुआ। इट इज़ द मेन पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म टू जनरेट एनर्जी यानी एटीपी। और ये एक मेन पाथवे है, बुनियादी पाथवे है कार्बोहाइड्रेट के लिए, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए, टू जनरेट एनर्जी, ताकि क्या बनाए? एनर्जी पैदा करे। और एनर्जी हमारे साथ किस फॉर्म में? एटीपी फॉर्म में, ठीक है। इट अकर इन द साइटोसोल, इट मीन्स ये साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है, वहाँ पे ये प्रोसेस होता है। इट प्रोड्यूसेस एटीपी, NADH2 एंड पायरुवेट। और ये हमारे साथ एटीपी बनाता है, NADH2 बनाते और पायरुवेट बन जाता है इसके प्रोडक्ट्स में। ओके, सिग्निफिकेंस, इसके फ़ायदे क्या है, ठीक है, या अहमियत क्या है? ग्लाइकोलिसिस प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी, स्पेशली टू द ब्रेन। क्या एनर्जी प्रोवाइड करती है बॉडी को? खासतौर पर ब्रेन को। एमंग कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेन यूटिलाइज ओनली ग्लूकोज एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। और कार्बोहाइड्रेट में ब्रेन क्या करता है? इस्तेमाल करे ग्लाइकोजन को, ग्लूकोज को प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले जो ज़्यादा प्रेफर करता है ब्रेन, वो क्या? ग्लूकोज को एनर्जी के थ्रू क्या यूज़ करता है, या ग्लूकोज को यूज़ करना प्रेफर करता है, ठीक है। इट इज़ आल्सो द मेन पाथवे फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर हेक्सोजेज लाइक फ्रक्टोज एंड गलैक्टोज एक्सेट्रा। और ये जो है हमारे साथ दूसरे जो वो हेक्सोजेज है, ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी ये क्या होता है? ये पाथवे यूज़ होता है, जैसे कि फ्रक्टोज या गलैक्टोज हो गया। Okay, it provides pyruvate which then provide different metabolic intermediate। और ये हमारे साथ क्या मुहैया करता है? पायरुवेट देता है इन प्रोडक्ट में, ठीक है, ये भी इसकी सिग्निफिकेंस है। और उससे हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के जो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स होते हैं वो हमारे साथ बन सकते हैं या बन जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके सिग्निफिकेंस हैं ग्लाइकोलिसिस के। अब टाइप्स देखते हैं। हियर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, एरोबिक एंड एनएरोबिक, ठीक है। एक एरोबिक क्या हमारे साथ ग्लाइकोलिसिस होता है, और एक एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होता है। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? एरोबिक ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होगा, ठीक है। एंड प्रोडक्ट इज पायरुवेट। इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो पायरुवेट होगा, ठीक है। NADH2 is produced which gives 3 ATPs through respiratory chain which works only in the presence of oxygen। और यहाँ पे NADH2 जो प्रोड्यूस होते हैं वो इन 3 ATP देंगे, ठीक है। किसके थ्रू? जब वो उसका रिस्पिरेटरी चेन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वो फिर हमारे साथ 3 ATP देंगे। या, या आगे जो है वो जो बाकी स्टेप्स है उसमें हमारे साथ 3 ATP देंगे विच वर्क्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि सिर्फ ऑक्सीजन की मौजूदगी में काम करता है। टोटल 10 ATPs आर फॉर्म, 2 ATP आर यूटिलाइज एंड द नेट गेन इज 8 ATP। और करीबन 10 ATP हमारे साथ प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और उसमें से 2 ATP इस्तेमाल होते हैं। और जो हमारे साथ नेट गेन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस का होता है वो कितना होता है? 8 ATPs होते हैं, ठीक है। अब एरोबिक anaerobic glycolysis, anaerobic glycolysis take place in the absence of ऑक्सीजन। एनएरोबिक में क्या होता है? ऑक्सीजन की, ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस होता है। जैसे कि एरोबिक में हमने पढ़ा कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और ये एनएरोबिक ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। एंड प्रोडक्ट इसका क्या है? लैक्टेट है, ठीक है। एनएरोबिक का लैक्टेट होता है और एरोबिक का पायरुवेट होता है। ओके, एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस रिस्पिरेटरी चेन स्टॉप्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जो रिस्पिरेटरी चेन होता है वो स्टॉप हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, जो कि हमारे साथ आगे के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हैं उसी की बात हो रही है। देयर फॉर द NADH2 प्रोड्यूस्ड एन एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस कैन नॉट गिव 3 ATPs। तो जो हमारे साथ NADH2 प्रोड्यूस होते हैं एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस में, वो हमारे साथ 3 ATPs नहीं दे सकते। इंस्टेड इट रिड्यूसेस पायरुवेट टू लैक्टेट। इसके बजाय ये पायरुवेट को लैक्टेट में रिड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारे साथ 3 ATP नहीं बनेगी NADH2 की वजह क्या है? जो कोई रिस्पिरेटरी चेन होता है वो हमारे साथ स्टॉप होता है, क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है। तो इसलिए
हमारे साथ क्या होगा, ये जो पायरुवेट है वो लेक्टेट में रिड्यूस हो जाएगा, बट 3 ATP नहीं बनेंगे। टोटल ATPs आर फॉर्म, 4 ATPs टोटल बनेंगे, ठीक है। इसमें 2 ATP आर यूटिलाइज एंड नेट गेन इज 2 ATPs। तो 4 टोटल ATP कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। यूटिलाइज कितने होंगे, 2। और गेन कितने होंगे, 2 ATPs। और हमने एरोबिक में पढ़ा कि उसमें हमारे साथ 80 ATPs क्या होंगे, नेट गेन होंगे, और यहाँ पे 2 ATP नेट गेन होंगे। अच्छा ओके, स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, तो इसलिए हम ये भी पढ़ेंगे। ओके, रेट लिमिटिंग रिएक्शन इज, अब रेट लिमिटिंग रिएक्शन क्या है, पहले थोड़ा ये भी जहन में याद रखें। रेट लिमिटिंग रिएक्शन इज द स्लोएस्ट रिएक्शन इन एनी metabolic pathway which determines the overall rate of other reactions in the pathway। तो ये एक स्लोवेस्ट रिएक्शन होता है किसी भी मेटाबॉलिक जो पाथवे होती है, ठीक है। which determine the overall rate of the other reactions in the pathway, जितना भी वो पाथवे होता है रिएक्शन का, या वो उसको डिटरमाइन करता है कि इसको या ये होना चाहिए, या स्टॉप होना चाहिए, या स्टिमुलेट होना चाहिए, या आगे बढ़ना चाहिए। तो रेट लिमिटिंग रिएक्शन बहुत ज़रूरी होता है, ये एक ऐसा स्टेप होता है जो कि उसको क्या करता है, उस पाथवे को या तो वो आगे लेके जाता है, या जब उसकी ज़रूरत होती है उसको स्टॉप करने की तो उसको स्टॉप करता है, ठीक है। अब स्टेप्स अब जो हमारे साथ ग्लाइकोलिसिस है वो जानते हैं। ओके, सबसे पहले इरिवर्सिबल रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जो हमारे साथ इरिवर्सिबल रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस के, जो कि मतलब वो रिवर्स नहीं होते, ठीक है। तो वो हम पहले पढ़ें। सबसे पहले एक ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फास्फेट। सो ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फास्फेट जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट में जो कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये, और साथ में ग्लूकोज से 6 से ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में, एंड फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से फिर हमारे साथ फ्रुक्टोज 1 बेस फास्फेट। अब ये हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और ये नीचे पूरा जो प्रोसेस है, सारे स्टेप्स अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फास्फेट, जो कि हमारे साथ पहला स्टेप है, ठीक है, यहाँ पे। और इसमें जो एंजाइम यूज़ होते हैं, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, इसमें टीपी यूज़ होता है, फास्फेट, ठीक है, वो एंटर हो जाता है, ठीक है। सो ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाता है, क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, और 6 पोजीशन पे, 6 कार्बन पे हमारे साथ फास्फेट फास्फेट अटैच होता है, तो इसलिए ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लूकोज से बन जाता है, ठीक है। ओके, तो अब हम आते हैं वापस इसी टॉपिक के थ्रू। अच्छा, यहाँ पे आप, ये जो रिएक्शन है ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फास्फेट, ये कौन कैटेलाइज करता है, कैटेलाइज बाय हेक्सोकाइनेज इन ग्लूकोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज इस रिएक्शन को क्या करते हैं, जैसे कि मैंने भी आपको दिखाया, ये कैटेलाइजेशन ये दोनों एंजाइम करते हैं। फॉर कंपेरिजन बिटवीन ग्लूकोकाइनेज एंड हेक्सोकाइनेज सी टेबल। अब दोनों ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज में जो डिफरेंस है, ठीक है, वो यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। ये आप वीडियो स्टॉप करके अब देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कि जो ग्लूकोकाइनेज है वो सिर्फ लीवर में प्रेजेंट होता है, और हेक्सोकाइनेज प्रेजेंट इन लीवर एज वेल एज अदर बॉडी टिश्यूज में भी होता है। इट इज़ एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन द न्यूट्रिशन स्टेट ऑफ ग्लूकोज पे डिपेंड करता है। इट बिकम्स एक्टिव ओनली व्हेन सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट। ग्लूकोकाइनेज कब मौजूद होगा, जब ज़्यादा मकदार में ग्लूकोज मौजूद हो। और हेक्सोकाइनेज एस एक्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द न्यूट्रिशनल स्टेट ऑफ ग्लूकोज, इट रिमेन्स एक्टिव इवन एट लो ग्लूकोज कंसनट्रेशन। अगर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम है तो फिर भी हेक्सोकाइनेज काइनेज क्या होता है, अवेलेबल होता है, ठीक है। एट हैज़ हाई के एम वैल्यू, ग्लूकोकाइनेज की के एम वैल्यूज हाई होती है, एंड हेक्सोकाइनेज की के एम वैल्यू लो होती है। और ग्लूकोकाइनेज इट इज़ नॉट एन एलोस्टेरिक एंजाइम, और हेक्सोकाइनेज हमारे साथ एलोस्टेरिक एंजाइम है। तो ये इन दोनों में हमारे साथ डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे जो बताया कि ये जो हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज के बीच क्या डिफरेंस है, वो ये टेबल शो किया गया था। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें से दिस रिएक्शन कंट्रोल द रेट ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन। अब ये जो रिएक्शन है ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फास्फेट हमारे साथ कंट्रोल करता है रेट ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन की। 1 ATP इज यूटिलाइज टू प्रोवाइड फास्फेट टू ग्लूकोज। एक ATP यूज़ होती है ताकि क्या करे, फास्फेट प्रोवाइड करे ग्लूकोज के लिए। इट, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, इट इज़ एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय द सेम एंजाइम। और ये इरिवर्सिबल है, ठीक है, ये वापस क्या रिवर्स नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये इरिवर्सिबल है, जैसे कि यहाँ पे एक साइड की तरफ एरो शो की गई है, ठीक है।
और यहाँ पे ये देख सकते ये दोनों रो शो की है, मतलब ये रिवर्सेबल है, ये भी इरिवर्सिबल है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1 6 बिसफास्फेट और ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट। ये आपने जहन में ज़रूर रखें, क्योंकि ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है ये अक्सर पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं, वाइवा में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे साथ क्या हुआ, इट इज़ एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, इन इट कैन नॉट बी कन्वर्ट रिवर्स बाय द सेम एंजाइम। इसके लिए फिर दूसरा एंजाइम लगेगा ताकि ये रिवर्स रिएक्शन करे, बट इस सेम एंजाइम से ये रिवर्स नहीं हो सकता। द रिएक्शन कैन बी रिवर्स बाय ग्लूकोज 6 फास्फेट एंजाइम ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट जो एंजाइम ग्लूकोज 6 फास्फेट फास्फेटेज, ग्लूकोज 6 फास्फेट फास्फेटेज ये एक एंजाइम है। तो इसके थ्रू जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में ये यूज़ होता है, तो उसके थ्रू ये हमारे साथ ये रिएक्शन रिवर्स हो सकता है। तो ये क्या था, पहला इरिवर्सिबल जो रिएक्शन था ग्लाइकोलिसिस में, वो ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फास्फेट। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे साथ है फ्रक्टोज टू फ्रक्टोज 6 फास्फेट टू फ्रक्टोज 1 बिसफास्फेट रेट लिमिटिंग रिएक्शन। इसको रेट लिमिटिंग रिएक्शन भी बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस का, ठीक है। तो ये भी फ्रक्टोज 6 फास्फेट से हमारे साथ 1 6 बिसफास्फेट यहाँ पे जो शो किया गया है, ठीक है। ये हमारे साथ जैसे कि ग्लूकोज 6 फास्फेट तो बना, फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट से हमारे साथ ग्लूको हेक्सोस आइसोमरेस के थ्रू फ्रक्टोज 6 फास्फेट, और फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फिर हमारे साथ फ्रक्टोज 1 बिसफास्फेट। इसके लिए जो एंजाइम यूज़ होगा फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज होगा, और इसमें भी एक एटीपी यूज़ होती है, ठीक है, ताकि फास्फेट ऐड करे, ठीक है। 1 6 बिसफास्फेट मतलब 6 और फर्स्ट जो कार्बन होता है फ्रक्टोज का, फर्स्ट और 6 पे फास्फेट ऐड होते हैं, तो इसलिए वो फ्रक्टोज 1 बिसफास्फेट बोल देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये रेट लिमिटिंग रिएक्शन है, ये जहन में याद रखिए कि जो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से फ्रुक्टोज 1 बिसफास्फेट, ये रेट लिमिटिंग जितने भी रिएक्शन होते हैं, जितने भी पाथवेज होते हैं, इसके याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। ये पूछे जा सकते हैं। अगेन 1 ATP इज़ यूज टू प्रोवाइड फास्फेट इन द रिएक्शन। एक ATP यूज़ होती है ताकि फास्फेट क्या करे, दे दें। इट इज़ आल्सो एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये भी इरिवर्सिबल है, कैन नॉट बी रिवर्स बाय द सेम एंजाइम, ये सेम एंजाइम से रिवर्स नहीं हो सकता। दिस रिएक्शन कैन बी रिवर्स बाय फ्रक्टोज 1 6 बिसफास्फेटेज। तो इसके लिए कौन सा एंजाइम होगा, फ्रक्टोज 1 6 बिसफास्फेटेज, इसके थ्रू ये रिवर्स हो सकता है। बाकी सेम जो एंजाइम यूज़ हुआ है जैसे कि फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, उसके थ्रू ये रिवर्स नहीं हो सकता। तो ये जो एंजाइम है 1 6 बिसफास्फेट फ्रुक्टोज 1 6 बिसफास्फेट, ये हमारे साथ ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके थ्रू ये वापस हो सकता है। अब जो नेक्स्ट सी नंबर हमारे साथ स्टेप है इरिवर्सिबल, ये भी है फॉस्फिनोल पायरोवेट टू पायरोवेट। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आप देख सकते हो कि जो फास्फिनोल है, ठीक है, फास्फिनोल पायरोवेट से इनोल पायरोवेट, और यहाँ पे हमारे साथ ये 2 बेस फास्फोग्लाइसरिक एसिड बना है, इससे फास्फिनोल पायरुवेट एंड फिर हमारे साथ पायरुवेट बनता है, ठीक है। तो इसी ये जो फास्फिनोल पायरुवेट से पायरुवेट तक हैं, ये जो है ये भी रिवर्सिबल है, जैसे कि शो किया गया, सिर्फ एक साइड की एरो दी गई है यहाँ से इस साइड पे, मतलब वापस का ये जो निशान है ये नहीं लगाया गया यहाँ पे। तो इससे पता चलता है कि ये क्या है, इरिवर्सिबल है। तो ये 3 जो स्टेप्स है इसमें इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे की बात करते हैं, फास्फिनोल पायरुवेट टू पायरुवेट। अच्छा, कैटालाइज बाय पायरुवेट काइनेज, इसके लिए जो एंजाइम यूज़ होता है वो कौन सा है, पायरुवेट काइनेज। इट इज़ अ 2 स्टेप प्रोसेस, एक 2 स्टेप प्रोसेस है जैसे कि दिखाए, बट इट कंसिडर्ड वन, और इसको एक समझा जाता है, क्यों, बिकॉज इनोल पायरुवेट इज़ अ वेरी अनस्टेबल कंपाउंड विच इमीडिएटली कन्वर्ट्स टू पायरुवेट। यहाँ पे जो इनोल पायरुवेट होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और वो जल्दी क्या कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फास्फिनोल पायरुवेट है, ये कन्वर्ट होगा पायरुवेट काइनेज के थ्रू इनटू इनोल पायरुवेट, ठीक है। और इनोल पायरुवेट से फिर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के थ्रू पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इनोल पायरुवेट अनस्टेबल होता है, वो जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। इसमें भी हमारे साथ एडीपी फास्फेट निकल जाता है, एडीपी के साथ मिलता है, और हमारे साथ एटीपी बन जाता है इस स्टेप में, ठीक है। Okay, अब 1 phosphate is released which is taken up by ADP and become ATP. ATP is produced at the substrate level.
तो जैसे कि मैंने भी बताया आपको कि एक फास्फेट हमारे साथ रिलीज हो जाता है और वो कौन लेता है, एडीपी, उसके एडीपी को मिल जाता है, एडीपी उसको ले लेता है और वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। वन एटीपी इज प्रोड्यूस एट द सबस्ट्रेट लेवल पे। ओके, इट इज़ इन इरिवर्सिबल रिएक्शन, इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय द सेम एंजाइम। तो वही बात है कि ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है और ये जो सेम एंजाइम यूज होता है इसके थ्रू ये वापस रिवर्स नहीं हो सकता। दिस रिएक्शन कैन बी रिवर्स बाय टू एंजाइम्स, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंड पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। ठीक है, तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंड पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज जो कि नेम्स ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, एंजाइम्स ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये दोनों जो पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज है और पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है, ये दोनों हमारे किसके एंजाइम है, ये हमारे ग्लूकोनियोजेनेसिस के एंजाइम है। तो इसी के थ्रू ये हमारे साथ फिर रिवर्स हो सकता है। ओके, सम पॉइंट्स अबाउट अदर स्टेप्स। ओके, अप टू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट 2 एटीपीज आर यूटिलाइज। ओके, ये जो पॉइंट है इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को ये जो सारे स्टेप्स है ग्लाइकोलिसिस के वो मैं रिवाइज करवाता हूँ और वो सही से याद दिला देता हूँ। ओके, सबसे पहले हमारे साथ ग्लूकोज है, ठीक है। तो ग्लूकोज की एंट्री हो जाती है मुख्तलिफ इसके लिए जो ग्लूट मौजूद होते हैं, ग्लूट 1 ग्लूट 2, वो उसके थ्रू ये एंट्री हो जाती है, ठीक है। अब ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लूकोज हमारे साथ फिर कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट में, पहले क्या ग्लूकोज 6 फास्फेट में। और अगर ग्लाइकोजन से हो तो फिर क्या होता है, ग्लाइकोजन पहले कन्वर्ट होगा इनटू ग्लूकोज 1 फास्फेट में और फिर ग्लूकोज 1 फास्फेट हमारे साथ ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ग्लाइकोजन से और ग्लूकोज से इस तरह से इसकी कन्वर्जन हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 1 हेक्सोस या ग्लूकोकाइनेज के थ्रू ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें एक एटीपी यूज होगी और वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और फास्फेट इसको ऐड हो जाएगा एट कार्बन 6, ठीक है। तो इसलिए ग्लूकोज 6 फास्फेट। फिर क्या होगा हमारे साथ, ग्लूकोहेक्सोस आइसोमरेज एंजाइम के थ्रू हमारे साथ ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट इनटू फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, ठीक है। क्योंकि आइसोमरेज है तो ये आइसोमराइजेशन करेगा, इस वजह से ये ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे साथ ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट है, ये रिवर्सेबल प्रोसेस है या रिवर्सेबल रिएक्शन है, ठीक है। जैसे कि एरो से शो किया गया है, दोनों तरफ के ये जा सकता है, तो ये रिवर्सेबल है। अब यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फिर हमारे साथ फ्रक्टोज 1 बिसफास्फेट बनेगा, इसके लिए एंजाइम को यूज होगा फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये हमारे साथ इरिवर्सेबल है, जैसे कि रेड एरो से शो किया गया है, ये एक तरफ जाएगा और यूनिडायरेक्शनल है, तो ये इरिवर्सेबल है और इसमें भी एक एटीपी यूज होगी जो कि हमारे साथ फास्फेट ऐड करेगी, ठीक है। और हमारे साथ 1 और 6 जो कार्बन होते हैं फ्रक्टोज के, उस पर दो ये फास्फेट ऐड हो जाएंगे। अब इसके बाद हमारे साथ फ्रक्टोज बेस फास्फेट से हमारे साथ कन्वर्ट होगा इनटू DHA डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ठीक है। और साथ साथ में 3 फास्फोग्लाइसर अल्डिहाइड में, ठीक है। सो 3 फास्फोग्लाइसर अल्डिहाइड में या 3GP ये इसमें कन्वर्ट होगा। अब इसके लिए एक एंजाइम यूज होगा जिसको अल्डोलेज बोल देते हैं, ठीक है। अब ये DHAP ये हमारे साथ 3 फास्फोग्लाइसर अल्डिहाइड में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये DHAP से 3 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड भी बन जाता है या इससे हमारे साथ DHAP भी बन जाता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटो फास्फेट। ओके, तो जिस तरह से आप डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है, ये हमारे साथ फास्फोट्रायोज की आइसोमरेज के थ्रू कन्वर्ट हो सकता है इंटू 3 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड पे या 3PGA में, ठीक है। तो इसी तरह से ये फिर हमारे साथ आगे बढ़ेगा, ठीक है। और ये हमारे साथ जो 3 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड है ये कन्वर्ट होगा इनटू 1,3 बेस फास्फोग्लाइसरिक एसिड में, इसके लिए एंजाइम यूज होगा डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। अब ये डिहाइड्रोजिनेस यहाँ पे H3PO4 की एडिशन होगी, ठीक है। तो और यहाँ पे एक NADH2 भी बनेगा। इस स्टेप से ये जो 3 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड है यहाँ इसमें NAD ऐड होगा और क्या बनेगा हमारे साथ, NADH2 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक बात और भी जहन में याद रखें कि यहाँ पे जो हमारे साथ NADH2 बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या करेगा, हमारे साथ एरोबिक रिस्पायरेशन में ये 3 ATP देगा, ठीक है। और यहाँ पे चूँकि ये साइकिल 2 बार
रिसाइकिल होगा, 2 बार होगा, क्योंकि यहाँ पे DHAP भी होता है, वो भी कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसराइड में, और 3-फॉस्फोग्लिसराइड भी यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए ये स्टेप दो ट्वाइस मतलब रिपीट होगा, तो इसलिए 2 NADPH2 यहाँ बनेंगे, और वो 2 NADPH2 हमारे साथ एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या 6 ATP फिर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू 3-फॉस्फोग्लाइसराल्डिहाइड कन्वर्ट होगा इनटू 1,3-बिस-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में। इसके लिए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होगा, H3PO4 इसमें ऐड होगा। अब 1,3-बिस-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड से हमारे साथ 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बनेगा, और इसके लिए जो एंजाइम यूज होता है फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज एंजाइम यूज होता है। यहाँ पे हमारे साथ एक फास्फेट रिलीज होगा, ADP के साथ मिल जाएगा और ATP बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बन गया। ओके, ये जो स्टेप है हमारे साथ 3-फॉस्फोग्लाइसराल्डिहाइड टू 1,3-बिस-फॉस्फोग्लाइसराल्डिहाइड और 1,3-BPG। अब इसको कौन डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू ये हमारे साथ कैटेलाइज होता है। द सेकंड फास्फेट इज सप्लाइड बाय H3PO4। यहाँ पे जो सेकंड फास्फेट हमारे साथ होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, ये हमारे साथ H3PO4, ये हमारे साथ क्या करता है, सेकंड फास्फेट हमारे साथ मुहैया करता है इस स्टेप को। 3-फॉस्फोग्लाइसराल्डिहाइड से 1,3-बिस-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में जो ये स्टेप होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हमारे साथ ये तो हमने पढ़ लिया कि वो सेकंड फास्फेट हमारे साथ कौन सा प्ले करता है, H3PO4, फास्फोरिक एसिड भी इसको बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ ATP, यहाँ पे ATP ये हमारे साथ मुहैया नहीं करते फास्फेट को, बल्कि H3PO4 मुहैया करता है। हाइड्रोजन इज रिलीज विच रिड्यूसेस NAD टू NADH2। यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज होगा और वो हमारे साथ NAD को रिड्यूस करता है N टू NADH2 को, ठीक है। तो NADH2 की प्रोडक्शन होगी। In aerobic condition, NADH2 provides 3 ATPs through respiratory chain, और एरोबिक कंडीशन अगर हो तो उसमें हमारे साथ NADH2 क्या 3 ATP बनाएगा, ठीक है, एक रिस्पायरेटरी चेन के थ्रू। दिस इज द ओनली ऑक्सीडेटिव स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस, और ये जो स्टेप है ये सिर्फ ऑक्सीडेटिव स्टेप है, ऑक्सीडेशन यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में होती है। ओके, इसके बाद हमारे साथ जो 1,3-बिस-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बन गया, ये कन्वर्ट होगा इनटू 3-बिस-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में। इसके लिए जो एंजाइम यूज होता है फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज, ठीक है। और इसमें एक फास्फेट रिलीज होगा, वो ADP के साथ मिलेगा, ATP बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड कन्वर्ट होगा इनटू 2-बिस-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में, ठीक है। 3-बिस-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, 3 है ना, तो 3 से फिर एक किस में, 2-बिस-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में। पहले 1,3-बिस-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड था, अब 3-बिस-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बन गया, और 3 से फिर 2-बिस-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बनेगा। इसके लिए जो एंजाइम यूज होगा फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज एंजाइम होगा, क्या म्यूटेज एंजाइम, ठीक है। और यहाँ फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज एंजाइम यूज हुआ है। अब इसके बाद हमारे साथ जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें 2-बिस-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड कन्वर्ट होगा इनटू फॉस्फिनोल पायरुवेट में। ये एक एंजाइम होगा एनोलेज, ठीक है, जो कि मैग्नीशियम डिपेंडेंट एंजाइम होगा, और यहाँ पे वाटर क्या ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे साथ तो फॉस्फिनोल पायरुवेट इनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए एंजाइम पायरुवेट काइनेज यूज होगा, और इसमें ADP के साथ एक फास्फेट मिल जाएगा और ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फास्फेट ले लेगा और वो ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इनोल पायरुवेट बन जाएगा। तो इसके बाद ये डायरेक्टली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के थ्रू ये कन्वर्ट होगा इनटू पायरुवेट, क्योंकि इनोल पायरुवेट क्या है हमारे साथ, ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। क्योंकि जो हमने पहले भी बात की, जो फॉस्फिनोल पायरुवेट है, इससे पायरुवेट जब बनता है तो ये असल में 2 स्टेप प्रोसेस होता है, जैसे कि यहाँ पे बन जाता है बीच में इनोल पायरुवेट और फिर उसके बाद पायरुवेट बन जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे साथ पायरुवेट से क्या बन जाता है, लेक्टेट, ठीक है। ओके, पायरुवेट टू लेक्टेट प्रोसेस को हम थोड़ा पढ़ते हैं कि द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिएक्शन is that in aerobic condition the respiratory chain stops, therefore the NADH2 during the अच्छा produced during the breakdown of 3-phosphoglyceraldehyde cannot enter respiratory chain and is therefore unable to produce 3 ATPs. Instead, this NADH2 reduces pyruvate to lactate and itself becomes NAD. अब जो
इस पायरुवेट टू लैक्टेट ये सिग्निफिकेंस इस रिएक्शन का है कि जब एनएरोबिक कंडीशन होता है तो जो रिस्पायरेटरी चेन वो स्टॉप हो जाता है। इस वजह से NADH2 जो प्रोड्यूस हो जाता है वो उसकी ब्रेकडाउन हमारे साथ क्या होती है वो नहीं हो सकती। ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ 3-फॉस्फोग्लाइसराल्डिहाइड कैन नॉट एंटर रिस्पायरेटरी चेन। तो जो ब्रेकडाउन होता है उसके दौरान ये 3-फॉस्फोग्लाइसराल्डिहाइड जो बन जाता है वो रिस्पायरेटरी चेन में एंटर नहीं हो सकता। इस वजह से जो 3 ATP होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो सकते। इंस्टेड दिस NADH2 रिड्यूसेस पायरुवेट टू लैक्टेट। तो ये जो NADH2 रह गया हमारे साथ ये फिर क्या करेगा, ये हमारे साथ रिड्यूस करेगा पायरुवेट को इनटू लैक्टेट एंड इट सेल्फ बिकम्स NAD। और ये क्या करेगा, ये खुद NAD बन जाएगा जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, तो पायरुवेट से हमारे साथ फिर लैक्टेट कैसे बन जाएगा। जो NADH2 है वो हमारे साथ क्या एनएरोबिक कंडीशन अगर हो, एनएरोबिक एरोबिक में तो 3 ATP बन जाएगा। एनएरोबिक कंडीशन में क्या NADH2 हमारे साथ क्या करेगा, ये हमारे साथ रिड्यूस हो जाएगा इनटू NAD में। ठीक है, और ये हमारे साथ पायरुवेट को क्या करेगा, पायरुवेट को रिड्यूस करेगा इनटू लैक्टेट में। ठीक है, अब यहाँ पे दिस NAD इज reutilize in the reaction of 3-phosphoglyceraldehyde dehydrogenase. This it takes the pathway running for some time in anaerobic condition. तो फिर ये यूज़ होगा किस रिएक्शन में, जो 3-phosphoglyceraldehyde dehydrogenase का प्रोसेस है वहाँ पे ये NAD यूज़ होगा जो अभी प्रोड्यूस हुआ। When anaerobic conditions abate, respiratory chain becomes active। जब हमारे साथ एनएरोबिक कंडीशन ख़त्म हो जाए, रिस्पायरेटरी चेन जो है वो फिर एक्टिव हो जाता है। लैक्टेट इज कन्वर्टेड टू बेक टू पायरुवेट एंड द सेम NAD टेक्स प्लेस बेक द हाइड्रोजन एंड बिकम्स NADH2 एंड देन गिव्स 3 ATPs थ्रू रिस्पायरेटरी चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी उसको बोल देते हैं। तो फिर हमारे साथ ये जो एनएरोबिक कंडीशन होता है इसमें जो रिस्पायरेटरी चेन होता है वो फिर एक्टिव हो जाता है और लैक्टेट कन्वर्ट हो जाता है किस में, पायरुवेट में वापस से। और जो NAD होता है वो क्या हाइड्रोजन ले लेता है और वो NADH2 में वापस कन्वर्ट हो जाता है और फिर 3 ATP पैदा करते हैं रिस्पायरेटरी चेन के थ्रू या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। ओके, जो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में जो हमारे साथ ATP बन जाती है वो क्या मकदार है। सो टोटल ATP प्रोड्यूस इन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस फ्रॉम ग्लूकोज 10। ठीक है, एंड फ्रॉम ग्लाइकोजन भी 10 बन जाते हैं। ठीक है, टोटल ATP यूज़ कितने होते हैं, ग्लूकोज से 2 ग्लूकोज में, ठीक है, और ग्लाइकोजन से 1 यूज़ होता है। ठीक है, और नेट जो ATP हमें गेन होगा तो ग्लूकोज से हमारे साथ 8 ATP गेन होगा और हमारे साथ जो ग्लाइकोजन है इससे हमारे साथ कितनी ATP बन जाएगी, इससे 9 बन जाएगी क्योंकि उससे 1 ही यूटिलाइज होता है। अब एनएरोबिक जो ग्लाइकोलाइसिस है उसमें क्या होता है, टोटल ATP जो प्रोड्यूस होती है वो 4 होती है, ग्लाइकोजन और ग्लूकोज दोनों से। ATP जो यूज़ होती है 2 होती है ग्लूकोज से में और 1 ग्लाइकोजन में, और जो नेट गेन होगा फ्रॉम ग्लूकोज 2 और फ्रॉम ग्लाइकोजन 3। तो ये थी ग्लाइकोलाइसिस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आई थिंक ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजी है। अगर आप लोगों को फिर भी ये समझ नहीं आया हो तो इसको ज़रा एक बार ज़रूर रिवाइज़ करके देखिए, ठीक है, या वीडियो दोबारा रिवाइज़ करके देखिए, इंशाल्लाह ईजी रहेगा। अगर इसमें कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। ये सबसे ईजी वे है, अच्छा तरीका है, थोड़ा कंसंट्रेट करोगे तो अच्छे से गेन कर लोगे, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, जितना हो सका मैंने आपके लिए ईजी कर दिया, इंशाल्लाह आप बाकी समझदार हो, अच्छे से गेन कर लोगे। तो अगर इसके बारे में कोई मसला हो, इशू हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं वो आपको बता दूंगा, कोई जो भी मसला हो। और बुक से समझना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बोर्ड से तो फिर भी ठीक है बट आखिर एट द एंड हमने फिर भी बुक से पढ़ना होता है, तो इसलिए मैंने सोचा बुक से ही आप लोगों को ये मैं समझा दूँ। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम।